ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है विलेयता की एंट्रोपी। टॉपिक क्या चल रहा है? विलेयता चल रहा है और एडिंग लगाओ विलेयता की एंट्रोपी। एडिंग क्या है? विलेयता की एंट्रोपी। सबसे पहले ये हम जानते हैं कि एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्थित क्रम। अव्यवस्थित क्रम। अगर कोई कण किस क्रम में हो? अव्यवस्थित क्रम में। अगर कोई कण क्या हो? अव्यवस्थित कण हो और इस कण के पास जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा किसके रूप में होगी? एंट्रोपी के रूप में होगी। किसके रूप में होगी? एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का मतलब होता है अव्यवस्था क्रम। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अव्यवस्था क्रम क्या होता है। कण के पास दो ऊर्जा होती है। कण के पास दो ऊर्जा होती है। एक तो होती है स्थिर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थिर ऊर्जा। अगर कण के पास स्थिर ऊर्जा है, अगर कण के पास क्या है? स्थिर ऊर्जा है, तो कण किस अवस्था में होगा? स्थिर अवस्था में होगा। अगर कण स्थिर अवस्था में है तो कण किस क्रम में होंगे? व्यवस्थित क्रम में। कण है वो किस क्रम में होंगे? व्यवस्थित क्रम में होंगे। सुनना ध्यान से। कण के पास कौन सी ऊर्जा है? स्थिर ऊर्जा है। अगर कण के पास स्थिर ऊर्जा है तो कण है वो किस अवस्था में होगा? स्थिर अवस्था में होगा। और स्थिर अवस्था में कण है वो व्यवस्थित क्रम में होती है। व्यवस्थित क्रम किस प्रकार से? इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या होते हैं? कण व्यवस्थित क्रम में होते हैं। अगर कण व्यवस्थित क्रम में है तो एंट्रोपी का मान घट जाता है। एंट्रोपी का मान, एंट्रोपी घटती है। दूसरा कण अगर ये कण किस अवस्था में आ जाए? गतिशील अवस्था में आ जाए। जो ये कण है वो स्थिर ऊर्जा से किस ऊर्जा में आ जाए? गतिज ऊर्जा में आ जाए। मतलब स्थिर अवस्था से किस अवस्था में आ जाए? गतिशील अवस्था में आ जाए। गतिज ऊर्जा। अगर कोई कण किस अवस्था में है? गतिशील अवस्था में है तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। अगर कोई कण स्थिर अवस्था में है तो उसके पास जो ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी? स्थिर ऊर्जा होगी। अगर कोई कण किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में है तो इसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। अगर कण के पास गतिज ऊर्जा है तो कण किस अवस्था में होगा? गतिशील अवस्था में होगा। अगर कण गतिशील अवस्था में है तो किस क्रम में रहेंगे? कण अव्यवस्थित क्रम में रहेंगे। किस क्रम में रहेंगे? अव्यवस्थित क्रम में एंट्रोपी का मान बढ़ता है। एंट्रोपी का मान बढ़ता है। फिर से सुनना। एंट्रोपी का मान, एंट्रोपी का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम। कण के पास कण है वो दो अवस्था में हो सकता है। इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कण की दो अवस्था क्या है? पॉसिबल है। या तो कण स्थिर अवस्था में हो सकता है या कण किस अवस्था में हो सकता है? गतिशील अवस्था में हो सकता है। अगर कण स्थिर अवस्था में है तो कण के पास कौन सी ऊर्जा होगी? स्थिर ऊर्जा होगी। अगर कण के पास स्थिर ऊर्जा है तो कण है वो किस क्रम में होंगे? व्यवस्थित क्रम में होंगे। और व्यवस्थित क्रम में एंट्रोपी का मान घट जाता है। व्यवस्थित क्रम में एंट्रोपी का मान घट जाता है। अगर कण किस अवस्था में? गतिशील अवस्था में, तो कण के पास कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। अगर कण के पास गतिज ऊर्जा है तो कण के पास क्या होगा? वेग होगा। कण के पास क्या होगा? वेग होगा। और इस वेग से कण किस क्रम में आ जाते हैं? अव्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं। अगर कण अव्यवस्थित क्रम में है तो एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं जाओ, ये आप एटम की बात करो, कण के पास दो ऊर्जा हो सकती है। कण है वो दो अवस्था में हो सकता है। या तो कण स्थिर अवस्था में हो सकता है या जो कण है वो किस अवस्था में हो सकता है? गतिशील अवस्था में हो सकता है। अगर कण के पास स्थिर अवस्था में, अगर कण किस अवस्था में? स्थिर अवस्था में, तो कण के पास कौन सी ऊर्जा होगी? स्थिर ऊर्जा। अगर कण के पास स्थिर ऊर्जा है तो क्रम कैसा रहेगा? कण का व्यवस्थित क्रम रहेगा।
व्यवस्थित क्रम रहेगा तो एंट्रोपी घट जाती है। अगर कण गतिशील अवस्था में है, मतलब कण है वो किस अवस्था में आ जाएंगे, गति करेंगे तो कुछ कण का क्या रहेगा, वेग रहेगा। और गतिशील अवस्था में अगर कण है तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा है तो कण वेग होगा कण का, और इस वेग के कारण कण का जो क्रम है वो किस में आ जाएगा, अव्यवस्थित क्रम में आ जाएगा। अव्यवस्थित क्रम में एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं, इसको हमको नोट्स में लिखना है, वो किस प्रकार से लिखते हैं। हमारे पास क्या है, कोई आयनिक ठोस है, फिर से ध्यान से लिखना, एक बार इसको फिर से समझते हैं। हमारे पास क्या है, आयनिक ठोस के कण, किसके हैं, आयनिक ठोस के कण। जो ये हमारे पास कोई आयन है और इसमें ये कोई कण, आयनिक जो ठोस है उनके कण के पास कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्यों होती है, क्योंकि इन आयनिक ठोस के कण वो किस अवस्था में होते हैं, विराम अवस्था में होते हैं। विराम अवस्था में होते हैं तो कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा होगी तो व्यवस्थित क्रम में होंगे, किस क्रम में होंगे, व्यवस्थित क्रम में। व्यवस्थित क्रम में एंट्रोपी का मान घट जाता है। व्यवस्थित क्रम में एंट्रोपी घटती है। अब हम क्या करें, इस आयनिक ठोस के कण को क्या करें, H2 में मिलाएं, मतलब विलायक में मिलाते हैं। क्या करते हैं, विलायक में मिलाते हैं। तो विलायक में मिलाने पर पहले क्या होगा, आयनीकरण होगा। क्या होगा, आयनीकरण होगा। विलायक में मिलाने पर पहले क्या होगा, आयनीकरण होगा। आयनीकरण का मतलब यह है, जो आयनिक जो ठोस के जो कण है वो किस में चले जाएंगे, आयन कण में चले जाएंगे। किस में चले जाते हैं, आयन कण में चले जाते हैं। जो आयन जो कण होते हैं इनके पास कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है तो ये किस क्रम में आ जाते हैं, अव्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं। किस क्रम में आ जाते हैं, अव्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं। अव्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं तो एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार से हमको लिखना है, एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। अब इसको हम किस प्रकार से नोट्स बनाते हैं, हमको ये देखना है। नोट्स बनाएंगे किस प्रकार से, लिखना आयनिक ठोस के कण, आयनिक ठोस के कण, आयनिक ठोस के कण की, आयनिक ठोस के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। यदि कण स्थिर अवस्था में है तो स्थितिज ऊर्जा, यदि कण स्थिर, यदि कण स्थिर अवस्था में, यदि कण स्थिर अवस्था में तो कण के पास स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा जिससे जिससे कण व्यवस्थित क्रम में होंगे, जिससे कण व्यवस्थित क्रम में होते हैं। और व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित क्रम में एंट्रोपी का मान घटता है। एंट्रोपी का मान घटता है।
व्यवस्थित क्रम में एंट्रोपी का मान घटता है। अगला पॉइंट चेंज करके लिखना, लाइन चेंज करके लिखना। आयनिक ठोस के कण को आयनिक ठोस के कण को आयनिक ठोस के कण को विलायक में मिलाने पर विलायक में मिलाने पर आयनिक ठोस का आयनीकरण होता है। आयनिक ठोस का आयनीकरण होता है। जिससे आयन के कण के पास जिससे आयन के कण के पास गतिज ऊर्जा होती है। इन आयन कण के पास गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है। इन आयन के कण के पास क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा के कारण इस जिससे जिससे आयन के जिससे आयन कण के जिससे आयन कण का वेग बढ़ जाता है। जिससे आयन कण का वेग बढ़ जाता है। जिससे आयन कण का वेग बढ़ जाता है और आयन अव्यवस्थित क्रम में आ जाती है। और आयन कण अव्यवस्थित क्रम में आ जाती है। अव्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं। अव्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं। अव्यवस्थित क्रम में आ जाएंगे तो एंट्रोपी का मान घटेगा या बढ़ेगा? एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है अव्यवस्थित क्रम में। और अव्यवस्थित क्रम में एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है। अब फिर लिखो, अगला पैराग्राफ चेंज करके अगला पॉइंट लिखना। धीरे धीरे कण का वेग कम होता जाता है। कण का वेग कम होता जाता है। जिससे कण की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है। जिससे कण की जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होती है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन पर स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन होने पर गतिज ऊर्जा परिवर्तन होने पर गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है। जिससे आयन कण व्यवस्थित क्रम में आते हैं। किस क्रम में आ जाते हैं? वापस व्यवस्थित क्रम में आ जाते हैं। और व्यवस्थित क्रम में आप सभी को पता है एंट्रोपी का मान घट जाता है। और व्यवस्थित क्रम में
व्यवस्थित क्रम में एंट्रोपी का मान बढ़ घट जाता है, एंट्रोपी का मान घट जाता है। ये आपको 3 पॉइंट बताने, इन 3 पॉइंट को आपको विलेयता की एंट्रोपी में उतारना। इसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, अगली हेडिंग लगाओ। अगली हेडिंग है विलेयता ऊर्जा। अगली हेडिंग है विलेयता ऊर्जा। विलेयता ऊर्जा, तो विलेयता ऊर्जा क्या होती है, तो सुनिए विलेयता ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले लिखते हैं इसकी परिभाषा। यदि आयनिक ठोस को विलायक में मिलाने, यदि आयनिक ठोस को विलायक में मिलाने पर, विलायक में मिलाने पर, आयनिक ठोस को विलायक में मिलाने पर कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित का मतलब कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है। इस उत्सर्जित ऊर्जा को विलेयता ऊर्जा कहते हैं, विलेयता ऊर्जा कहते हैं। फिर से सुनना ध्यान से। हमारे पास क्या है, कोई आयनिक ठोस है और इस आयनिक ठोस को हम क्या करना चाहते हैं, विलायक में मिलाना चाहते हैं। विलायक में मिलाने पर कुछ क्या रहेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी, मतलब कुछ ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। ये उत्सर्जित ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, विलेयता ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलेयता ऊर्जा बोलते हैं। एक शब्द आता है एंट्रोपी, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। एंथैल्पी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किस प्रकार की होती है, जालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, जालक ऊर्जा और विलेयता ऊर्जा के अंतराल के बराबर होती है। विलेयता ऊर्जा के अंतराल के क्या होती है, बराबर होती है। विलेयता ऊर्जा, जालक ऊर्जा और विलेयता ऊर्जा के अंतराल की कौन सी क्या होती है, एंथैल्पी। एंथैल्पी है वो एक प्रकार की क्या ऊर्जा है। यहाँ पर एंथैल्पी शब्द है वो एक प्रकार की क्या ऊर्जा का रूप है जो जालक ऊर्जा और विलेयता ऊर्जा के अंतराल की क्या होती है, बराबर होती है। एंथैल्पी को किससे लिखते हैं, कैपिटल एच से लिखते हैं। जालक ऊर्जा को यू से लिखते हैं और विलेयता को लिखते हैं डेल एस, एस से लिखते हैं। ये आपके होंगे। अब सुनना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सुनना। विलेयता के दौरान, विलेयता के दौरान, विलेयता के दौरान, विलेयता के दौरान दो प्रकार की अभिक्रिया होती है।
पहले लिखो आप ओस्मा सॉसी अभिक्रिया। हमारे पास क्या है, कोई आयनिक ठोस है, mx क्या है, आयनिक ठोस है, और इस आयनिक ठोस को आयन में परिवर्तन करना है। आयनिक ठोस को आयन में परिवर्तन करेंगे तो कुछ ऊर्जा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। उस ऊर्जा बाहर निकलती है मतलब क्या होता है, अवशोषण होता है। अगर ऊर्जा देनी पड़ती है, इसको ध्यान से सुनना, आयनिक ठोस को आयन में परिवर्तन करने के लिए हमको क्या देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। अगर ऊर्जा देनी पड़ रही है तो क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। अगर ऊर्जा बाहर निकल रही है तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो सुनना, ये किस में आ जाएंगे, गैस आयन में आ जाएंगे, गैसीय आयन में आ जाएंगे। आयनिक ठोस को गैसीय आयन में बदलने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये किस में आ जाएंगे, आयन गैसीय। दूसरे लिखो ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। दूसरी कौन सी है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। जैसे हमारे पास आयनिक गैस है और इस आयनिक गैस को हम क्या कर दें, विलायक में मिला दें, मतलब H2O में मिला दें। तो आयनिक जो गैस है वो क्या करेंगे, H2O से क्या करेंगे, आकर्षित होंगे। H2O से क्या करेंगे, आकर्षित होंगे, जिससे क्या निकलेगी, कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी, मतलब ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। ये होता, ये दोनों था। विलीयता ऊर्जा, विलीयता ऊर्जा क्या होती है, जब विलीयता के दौरान कुछ ऊर्जा क्या निकलती है, बाहर निकलती है, मतलब कुछ ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। या बोल सकते हैं, यदि किसी आयनिक ठोस को विलायक में मिलाने पर कुछ ऊर्जा क्या निकलती है, बाहर निकलती है, मतलब ऊर्जा क्या निकलती है, कुछ उत्सर्जित होती है। इस उत्सर्जित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, विलीयता ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ पर एक शब्द आता है एंथैल्पी। एंथैल्पी होती है, ये ये एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। यहाँ पर एंथैल्पी क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसके बराबर होती है, चालक ऊर्जा और विलीयता ऊर्जा के अंतराल की क्या होती है, बराबर होती है। विलीयता के दौरान अभिक्रिया, विलीयता के दौरान दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा सेपी अभिक्रिया।